हाय गाइज, फिजिक्स बाय मिलिंडा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे सेलों के संयोजन के बारे में। पिछली क्लास में विद्युत सेल क्या होता है, क्या काम में आता है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था कि सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसे अपन विद्युत सेल कहते हैं। और आज अध्ययन करेंगे विद्युत धारा इस चैप्टर में सेलों के संयोजन के बारे में। इसमें दो क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। आज केवल इस क्लास में केवल श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? दो या दो से अधिक सेलों से हमेशा संयोजन बनता है, कभी भी एक सेल से संयोजन नहीं बनता। यदि दो इस सेल इस प्रकार से जुड़े हुए हों कि उनकी ध्रुवता विपरीत हो, यानी एक सेल की ध्रुवता दूसरे सेल की विपरीत ध्रुवता से जुड़ा हुआ हो, तो सेलों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे इस प्रकार से एक सर्किट बना हुआ है, तो एक सेल है जिसका विद्युत पाकबल एप्सिलॉन है, दूसरे का एप्सिलॉन 2 है। मैंने तीन बिंदु शो किए हैं, ए, बी और सी, और एक बाह्य प्रतिरोध एक तार जोड़ा है जिसका प्रतिरोध R है, जिसकी सिरों पर जो विभवांतर है V है, V इज इक्वल टू IR। अब देखो इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस सेल की नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी विपरीत ध्रुवता से। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, यानी विपरीत ध्रुवता के सेलों का संयोजन, यानी एक सेल की ध्रुवता दूसरे सेल की विपरीत ध्रुवता से जुड़ा हो, तो सेलों का ऐसा संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। अब इसमें देखेंगे अपन कि किस प्रकार से विद्युत धारा ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो देखते हैं श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है। एक बात और बताई थी मैंने सेल के बारे में मैंने ये बताया था कि एप्सिलॉन माइनस V इज इक्वल टू IR एक फॉर्मूला बनता है सेल के लिए जब सेल डिस्चार्ज होता है। एप्सिलॉन सेल का विद्युत वाहक बल होता है, V टर्मिनल वोल्टता होती है, और I सेलों के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा, और R जो है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। जैसे सेल फेस्ट का आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका R2 है, स्मॉल R2 है। अब अपन ये देखें कि बिंदु A व C के मध्य जो विभवांतर है, कुल विभवांतर, वही विभवांतर इस प्रतिरोध के सिरे पर जो विभवांतर है उसके बराबर होगा। A और C के मध्य ये इधर से जो विभवांतर आएगा उतना ही विभवांतर इधर से आएगा। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, VA माइनस VC इज इक्वल टू, लिख सकता हूं ये किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। ये भाई देख लीजिए, VA माइनस VC है वो किसके इक्वल होगा? इस तार के सिरों पर जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर के बराबर, और इस तार में विभवांतर कितना? V इज इक्वल टू IR। तो मैं लिख सकता हूं V, और V के बराबर क्या होगा? ये I कैपिटल R के बराबर होगा। इसका नाम दे सकता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखोगे कि बिंदु A व C के मध्य अपन को विभवांतर देखना है, तो A व C के मध्य विभवांतर निकालना चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, लिख सकते हैं इसको। और ये किसके बराबर? VA माइनस VC के बराबर ही होगा। देख लीजिए, A व C बिंदु के मध्य कुल विभवांतर देखना चाहिए, तो पहले सेल का इसका देख लें, फिर इसका देख लें, दोनों का जोड़ दें तो कुल विभवांतर आ जाएगा। तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। अब देखिए आप, इसको मैं राइट जो फंक्शन है इसको लेफ्ट में लिख लेता हूं, VA माइनस VC इज इक्वल टू, देखो ये क्या है? सेल फेस्ट के टर्मिनल के मध्य विभवांतर। अब यहाँ पे इस सेल के फेस्ट के मध्य विभवांतर, तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन माइनस V इज इक्वल टू IR होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से आप बता सकते हो, एप्सिलॉन माइनस I स्मॉल r। इस इक्वेशन को यूज में लेते हुए मैं सेल फेस्ट के बारे में देखता हूँ, VA माइनस VB निकालना चाहिए, तो VA माइनस VB सेल फेस्ट के लिए है। इसको लिख सकता हूँ मैं
एप्सिलॉन 1 माइनस आई स्मॉल r1, इसी प्रकार प्लस वीबी माइनस वी सी सेल 2 के लिए तो एप्सिलॉन 2 माइनस आई r2। क्या लिख सकते हैं ऐसे? इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, आप बता सकते हो। देखो एप्सिलॉन 1 और ये एप्सिलॉन 2 दोनों प्लस में है तो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, चलो मैं एक साइड में लिख देता हूँ माइनस आई r1 माइनस आई r2। इसको आगे लिखना चाहिए तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई, अगर कॉमन लें इसमें से तो बचेगा r1 प्लस r2। ये हो गया वी ए माइनस वी सी। इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं यहां से। यदि इस क्रम का, यदि श्रेणी क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल ईएमएफ, जिसे मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहूंगा, तुल्य ईएमएफ की बात करें तो तुल्य ईएमएफ क्या होगा, ई इक्विवेलेंट, ठीक है, ई इक्विवेलेंट नाम दे दिया या ई टी नाम दे सकते हो, ठीक है। और तुल्य प्रतिरोध की बात करूं, तुल्य ये जो प्रतिरोध है तुल्य, ये आंतरिक है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं, कौन सा आंतरिक प्रतिरोध, उसका नाम दे दिया मैंने स्मॉल आर इक्विवेलेंट। दोनों बात समझ में आई भाई। इसका तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट मान लिया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इक्विवेलेंट मान लिया। तो इस पूरे सर्किट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मान लीजिए तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ई, तो मैं इन संबंध निकालूं यहां से, इस फॉर्मूले से संबंध निकालना चाहिए तो इसका क्या संबंध निकल के आएगा, आप जानते होंगे एप्सिलॉन ई इक्विवेलेंट माइनस वी इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता आप चेक कर सकते हो भाई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया मैंने, ई इक्विवेलेंट माइनस वी इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। लिख सकते हैं क्या, इजीली लिख सकते हैं अपन, देख लीजिए आराम से। और इसको और v की अगर वैल्यू निकालना चाहिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, e इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं तुल्य विद्युत वाहक बल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध में संबंध देखना चाहूं, तुल्य ईएमएफ और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध में संबंध की बात करूं तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट नाम दे सकता हूं क्या, आप चेक कर सकते हो आराम से। V माइनस ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट नाम दे सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अगर नाम दे सकते हैं तो आप जानते होंगे एक रिलेशन निकल के आता है, उस रिलेशन का अपन कंपैरिजन करेंगे। यदि मैं समीकरण 2 व 3 की तुलना करूं, समीकरण 2 व 3 की तुलना करूं तो V इज इक्वल टू, तो ये इक्विवेलेंट विभवांतर ये हो जाएगा कुल, और E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, देखो तुलना कीजिए समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं तो मैं ऊपर लिखूंगा, चलो इधर लिख लेते हैं, मैं यहां लिख लेते हैं, ऊपर दिक्कत नहीं होगी, काम में आएगी अपन को ये इक्वेशन। तो मैंने यहां पे इसका नाम दे दिया, देखो ये फंक्शन इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये फंक्शन इसके इक्विवेलेंट, माइनस का सिंबल है, आई से कैंसिल हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट बराबर ये हो गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ई
इक्विवेलेंट बराबर हो गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और आर इक्विवेलेंट की अगर बात करूं तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर, R1 प्लस R2। अब अपने पास दो समीकरण निकल के आई है, ये किसकी समीकरण है और ये किसकी है, ये तो है तुल्य विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं जिसे, और ये है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो ध्यान रखना, यदि दो या दो से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य जो विद्युत वाहक बल है सभी का क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहें तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2। अगर 3 है तो प्लस R3, 4 है तो प्लस R4 हो जाएगा। और तुल्य विद्युत वाहक बल की बात करें तो E1 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 4 हो जाएगा। कितने भी सेल जुड़े हुए हों तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और तो इस प्रकार से तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया, तो श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल डायरेक्ट जोड़ देते हैं और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब बात ये आती है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, क्या मैं दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूं? तो समीकरण 1 और 2 को मैं इक्वल पुट करूं तो यहां देखिए आप थोड़ा सा, V माइनस वी सी है बराबर आई आर है, और V माइनस वी सी इज इक्वल टू ये फंक्शन है। तो मैं यहां से I कैपिटल R इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस, सॉरी माइनस का सिंबल है, माइनस I R1 प्लस R2 लिख सकता हूं क्या भाई? ये जो फंक्शन है इस IR के इक्वल होगा, क्योंकि V माइनस वी सी V के बराबर है और ये IR के बराबर है। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इसके बराबर होगा, रख दिया मैंने। अब चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। इतना समझ में आया? इसको आगे देखिए थोड़ा सा। अभी भी मैंने नाम दिया था इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 को तुल्य विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो मैंने यहां से नाम दे दिया इसका एप्सिलॉन 1 R इज इक्वल टू, इसको मैंने E इक्विवेलेंट नाम दे दिया, माइनस I इसका नाम दे दिया R इक्विवेलेंट। अगर यहां से मेरे को विद्युत धारा निकालनी है तो इस फंक्शन में I है, इस फंक्शन में I है, तो मैं इधर लेके आऊं तो क्या बन जाएगा, ये I R प्लस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। I का मान अगर निकालना चाहूं मैं I बराबर, तो यहां से कॉमन लेके मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य विद्युत धारा अर्थात कुल विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि E इक्विवेलेंट अपन को पता है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और R प्लस R इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन श्रेणीक्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब अपन पढ़ेंगे स्पेशल केस के बारे में, कुछ विशेष स्थितियां। विशेष स्थिति क्या क्या बनती है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। चलो मैं यहां लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, मिटा दिया मैंने। अब देखोगे आप नंबर फर्स्ट स्पेशल केस की बात कर रहा हूं। स्पेशल केस की अगर बात करूं तो नंबर फर्स्ट, यदि सेलों की ध्रुवता विपरीत हो, यदि सेलों की ध्रुवता विपरीत हो
इस कंडीशन में एक बार स्थिति आ जाती है कि यदि सेलों की ध्रुवता विपरीत हो, जैसे इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, ये R1, ये R2, ये कैपिटल R, ध्रुवता विपरीत हो जाए तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो तुल्य EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखना क्या होगा, E इक्विवेलेंट बराबर होगा, क्या था E इक्विवेलेंट क्या था, आप जानते हो E इक्विवेलेंट था एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, तो ये बन जाएगा ध्रुवता विपरीत होने के कारण से एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बन जाएगा। लेकिन तुल्य प्रतिरोध की बात करूं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो वही का वही रहेगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 ही रहेगा। बात क्लियर है? अब एक कंडीशन और देते हैं, दूसरी कंडीशन स्पेशल केस में। दूसरी कंडीशन क्या है? मान लीजिए समान विद्युत वाहक बल के n सेल, समान विद्युत वाहक बल जिसे EMF कहते हैं, समान विद्युत वाहक बल के स्मॉल n सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं और जिनका तुल्य प्रतिरोध भी सभी का बराबर है, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 और E इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट 2 बराबर E इक्विवेलेंट 3 है। तो तुल्य विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा ज्ञात करनी चाहिए, तो तुल्य EMF, तुल्य विद्युत वाहक बल की बात करूं तो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, E1 प्लस E2 प्लस E3, इस प्रकार से प्लस En बनता है। सभी का तुल्य विद्युत वाहक बल बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं इसको एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो कितना बन जाएगा ये E इक्विवेलेंट नाम दिया मैंने, E इक्विवेलेंट बराबर सभी को जोड़ोगे तो कितने सेल है, n सेल, n इक्विवेलेंट बन जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं, यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं तो ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R प्लस R प्लस R, कितने हैं, n सेल है, तो कितना हो जाएगा n स्मॉल r। इस प्रकार से यदि ध्यान देना समान विद्युत वाहक बल के EMF के n सेल श्रेणी में जुड़े हुए हों, जिनका आंतरिक प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल बराबर हो, तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E इक्विवेलेंट बराबर Ne और n एप्सिलॉन, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा R प्लस यानी NR हो जाएगा। तो तुल्य धारा ज्ञात करें तो अभी भी फॉर्मूला बताया था मैंने, I बराबर होता है E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से कुल धारा हो जाएगी E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस N, यहाँ पे N लगेगा, N स्मॉल r। इस फॉर्मूले के द्वारा श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारा अर्थात कुल धारा ज्ञात कर सकते हैं, जब समान विद्युत वाहक बल समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही। क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।